प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। आन आन शान या की जान का वो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ताल को ताल की झनकती तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। मैं भी महफिल में गाने लगूं आपकी, कि मैं भी महफिल में गाने लगूं आपकी। सवाले अगली पंक्तियों को, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गए। नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैं
सारे इस लम्हे में ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा वाकई मेरा रोल मॉडल कौन होना चाहिए, कौन सा? बस लास्ट पंक्तियां चार हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित चंद्र हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता कविता पीछे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान और पीछे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान जब जो बारिश देखे ओ जब जो बारिश देखे मेरा दिल है बेईमान लोहरी आज भी त्योहार होते हुए जिन पर हम किसानों पर बड़ा नाच करते हैं और किसान हमारा अन्नदाता है, तो क्या हमारे देश में किसानों को उतना सम्मान मिलता है? क्या हुआ दोस्तों, कौन आया है? इतना शोर काहे हो रहा है? अरे चाचा तुम्हें नहीं पता क्या कौन आया है? चलो हम बताते हैं। पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने बात लिखिया नाले वेखा नाले चुम्मा मैं मेरी सुरत भुलाती तेरे नाम दे अखर ने मेरी सुरत भुलाती तेरे नाम दे अखर ने गल सुन ले लारिया वे आलोक मेरे ते हंस दे पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तो दस दे सुन ला वे गिट्टू सी मचाई दी यार फोटो में फरारी लाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया ये चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे आधी गड़ी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे आधी गड़ी दे नाल दी उसा पंगे लगदे आ मुझ चंगे लगदे आ ताई सोचा सुनना तो वाला सोचा शरे हम हो जा सोचदियां ना मैं ओदा कोटी उत्ते टैटू बनवा लवां सोचदी फिर मारदी मैं फैट मदे नालदी मैं कोर कुर्ती सवाल मां ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਉਮਰ ਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ चांदना का चोर सुन के देखी कि तेरे समझ की तो भाई चूड़े वाली पाँ काट के चूड़े वाली पाँ काट के बोली ना भी तेरे नजर तो पाई करती से चांद चढ़ जाए करती से चांद चढ़ जाए उन मुखड़े को चांद सर पावा उन मुखड़े को चांद सर पावा तना में मेरा दिल करता तना में मेरा दिल करता बस याद मिलने मुझे तना में मेरा दिल करता मैं कुर्ती सवाद कुतमी प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार खिस खिस के भेजा कर ले दे धार यार
छोड़ी तेरी मेरी बातें बड़ी हाई फाई तूने किया जो शुरू मैंने कर दिया सारा तारा तेरे नाल सनया सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी मैं हर गल से सोनिया सांस साथ छोड़ेगी सुर सजा न पाऊंगा। लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। जरा सोचो अगर किसान को मार डालोगे तो अनाज कहाँ से लाओगे। हमने यहाँ वीकेंड सैटरडे संडे फ्राइडे नहीं होता, हमने यहाँ हफ्ता शुक्र शनिचर इतवार होता है। ये पिज्जा चाउमीन शहर वालों के लिए है, हमने ये खाना तो लिट्टी चोखा अचार होता है। पूछो ना मुझसे किसानी मेरी कैसी रही जिंदगानी मेरी। वो लोहे के सारे औजारों से भी, वो लोहे के सारे औजारों से भी, वो हल बैल और बहारों से भी, कि वो लोहे के सारे औजारों से भी, वो हल बैल और बहारों से भी, वो मिट्टी की सूखी दरारों से भी, वो रखी छुपा कर किसानी मेरी, कि वो रखी छुपा कर किसानी मेरी। और वो बारिश का आना फसल टूट जाना साथ भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। सुलझी हुई है जुल्फें पर हम उलझ रहे हैं। सुलझी हुई है जुल्फें पर हम उलझ रहे हैं। जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सभर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े तो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े तो अधूरे सपन। एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। मारे हवा के झोंका लहरे लखनल के सिया, खुद फूल बन गइल बा खुशबू से भरल दहिया। मारे हवा के झोंका लहरे लखनल के सिया, खुद फूल बन गइल बा खुशबू से भरल दहिया। शरीर के बनावट बिजली गिरा रहल बा, लाग की जैसे के दवा में सरसों फुला रहल बा, लाग की जैसे के दवा में सरसों फुला रहल बा। के रंग पिया जादू चला
छात्र छात्राओं, देखिए प्लेसमेंट से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चों ने एक स्किट के थ्रू एग्रीकल्चर और फार्मर्स के बारे में प्ले किया। कल्चर और एग्रीकल्चर भी बच्चों, जब से हमारी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है और जितने भी विश्व में कल्चर है उसकी जननी एग्रीकल्चर है, क्योंकि यहाँ से ही सभी का सृजन हुआ, चाहे देश हो, सभ्यताएं हो, चाहे आपके जीवन की पद्धति हो। तो कृषि या एग्रीकल्चर एक बहुत ही विस्तृत विषय है और ये आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। चाहे आपकी खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे आपकी स्वतंत्रता की बात हो, चाहे शांति की बात हो, केवल कृषि ऐसा है जिससे शांति भी आती है। बड़े बड़े युद्धों को समाप्त करने वाली केवल कृषि है और कृषि के कारण बहुत सारी युद्ध भी होती है। तो बात हो रही थी प्लेसमेंट की। देखिए आप सभी लोग आए और सभी का स्वप्न होगा, क्या स्वप्न है कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी संस्थान में, प्राइवेट सेक्टर में, बैंक्स में, आर्मी में, पुलिस में जाके देश की सेवा करूं। ये स्वप्न है। इसके साथ साथ बहुत सारे स्वप्न है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, तमाम तरह की चीजें। प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि दिस इज द मिरर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन। और ये इतना आसान भी नहीं आज के समय में। जो हमारे पास इसमें आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेप पे पिछड़ गए तो संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए जीतने वाले और हारने वाले में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। कोई एक नंबर से, कोई आधे नंबर से, यहाँ तक एक नंबर से भी और समान पर भी एक IAS बन जाता है कि IPS होता है, IPS होता है। ये लकी की बात है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या मेरे एक यंगस्टर ने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैं 2 चीज़ ही बताऊंगा आपको। जब तक आप औसत अध्ययन, जैसे हम एवरेज स्टडी कहते हैं, होता क्या अक्सर बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक दिन तो 8 घंटे पढ़ लेंगे, दूसरे 1 घंटे पढ़ेंगे, तीसरे दिन गोल कर जाएंगे। तो आपका एवरेज स्टडी कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप आज मन और बच्चन से ठान लें तो मुझे हर घंटे अगर 5 घंटे एवरेज स्टडी करनी है तो करनी है। आप एक नोट बना लीजिए, डायरी बना लीजिए कि इसको मुझे हर रात को पूरा करना है। अगर किसी तरह से डिफिशियंसी होगी तो उसे मेंटेन करें। दूसरी हमें बहुत अच्छा लगा कि देखिए इस साल एक रिपोर्ट्स आई है सिविल सर्विसेज के बारे में, और रिपोर्ट्स में इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ कि रिपोर्ट्स से अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं कि बच्चों की सफलता का सबसे बड़ा रेशो किसका होता है? जो हर पर मौला होते हैं, उन्मत्त होते हैं, सबसे इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग करते हैं, अपने स्वप्नों को बांटते हैं, उनकी सफलता उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। और आज के समय में केवल आप ये मान के चलते कि केवल रट्टू पीस बने कि बुक्स पढ़ते रहे, हो सकता है किसी कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, हो सकता है हमारे कैडेट क्वालिफाई करके हमारे एडमिशन ले लेंगे, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है तो प्लेसमेंट मेरा कम से कम हमारी इसमें 8 साल का अनुभव है। 2 साल में आना फिर प्लेसमेंट वापस आ गया विश्वविद्यालय के लिए। और जहाँ तक हमारे विश्वविद्यालय की बात है तो शायद मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इस विश्वविद्यालय अभी तक 27 वाइस चांसलरों को जन्म दिया, 27 वाइस चांसलर पूरी इंडिया में। हमारे ऐसा कोई देश नहीं जहाँ तक इस विश्वविद्यालय की ख्यात प्राप्त नहीं हुई। हमारे साइंटिस्ट में चाहे आके आपने नाम सुना होगा, चाहे MS स्वामीनाथन तो छोड़िए, संजय S राजाराम, बड़े बड़े जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान दिया है, बासल साहब से लेकर नैने साहब से लेकर, जिनकी अपनी एक बहुत बड़े अनुसंधान है। और ऐसा कोई दूसरे विश्वविद्यालय नहीं जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको, हमारे ऐसा हो ही नहीं सकता 15 से 20% स्टूडेंट आके प्रोफेसर न मिल जाए।
अगर किसी बैंक सेक्टर में जाएगा तो आपने आगमन करा है, तीसरा स्टूडेंट सीएसए का होगा बैंक सेक्टर में। अगर पीसीएस में जाएंगे तो जाना किसी को पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे ज्यादा छात्र यहाँ के होते हैं। मेरे विश्वविद्यालय का इस साल भी विश्वास माने कम से कम 20, जैसे 5 से 10 MNC, एक से एक बड़ी कंपनियां जिनके पैकेज है। हमारे बच्चे आज कतर में भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे अडामा में जा रहे हैं, ईपीएल में जा रहे हैं, क्रिस्टल में जा रहे हैं, यारा में जा रहे हैं, IDFC प्लेसमेंट के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही थी और संचालक का कार्य सबसे ज्यादा कठिन होता है। सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय की पुण्य माटी को नमन करता हूँ, क्योंकि इसी माटी में मेरी हजारों लाखों या अनगिनत यादें छुपी हुई आपकी हैं। अगर आप यहाँ के नहीं हैं, किसी और इंस्टीट्यूट के हैं, तो निश्चित रूप से उस संस्थान की यादें आपके मन मस्तिष्क में आजीवन रहेंगी। तो इस वजह से जो हमारी मातृभूमि होती है, शिक्षा की भूमि होती है, वो हमेशा याद रहती है। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई और उससे भी अधिक यहाँ प्राध्यापक के रूप में आपके विश्वविद्यालय में डॉक्टर विजय सर और डॉक्टर कौशल सर, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो एक्सटेंशन में मैकलीलैंड के प्रिंसिपल्स होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं मैकलीलैंड, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ कुछ वजहों के लिए, कुछ कारणों के लिए काम करते हैं। पहली सबसे मजबूत वजह है नीड फॉर अचीवमेंट। आप में से कितने लोग अचीवमेंट पाना चाहते हैं? सबको। कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, शायद जरूरत नहीं हो। कोई बात नहीं, अभी ऑप्शन अभी और है। हो सकता है जो लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनको अचीवमेंट नहीं चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो। मैकलीलैंड ने कहा कि दूसरा प्रिंसिपल है नीड फॉर द पावर। कितने लोगों को पावर चाहिए? लेकिन जो पावर आती है वो अचीवमेंट से ही आती है। ये साइकोलॉजिकल गेम है। अब थर्ड में सारे लोग हाथ मत उठा दीजिएगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल है नीड फॉर द एफिलिएशन। हर व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति, अपने से बड़ी संस्था, अपने से बड़े व्यक्ति मशहूर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है। नहीं जुड़ना चाह रहे। इन 3 कामों के लिए हम सब मेहनत करते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि सबको अचीवमेंट चाहिए होता है, सबको पावर चाहिए होती है। आप लोग इस हाल में आए हैं तो इन्हीं 3 चीजों को पाने के लिए आए हैं। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं सब इन्हीं 3 चीजों में इंक्लूडेड है, समाहित है। यहाँ सर ने बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट की परेड की, आपके सामने हैं, आपके टीचर्स हैं, सबको बहुत बधाई। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको अभी इस मंच पर आने का सौभाग्य नहीं मिला है, मिलने वाला है, क्योंकि आप सब भविष्य के ऑफिसर हैं। आपको अभी उस मुकाम तक की दूरी तय करनी है। किसी की दूरी ज्यादा हो सकती है, किसी की दूरी कम हो सकती है। जैसी प्रिपरेशन वैसी डिस्टेंस। लेकिन दोस्तों, इस बीच आपको
सिर्फ एक बात से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सावधानी भरी दूरी की तय करनी है। अगर इस दौरान कोई दुर्घटना ना घटे, इस वजह से जरूरी है कि सावधानी ना हटे। आप सब युवा हैं और यहाँ पर 18 से 25 वर्ष के बीच के लगभग सभी लोग हैं। 15-16 साल से और 25 साल 28 साल के बीच में लड़का हो या लड़की, एक हार्मोन्स सीक्रेट होता है कि नहीं होता है? सबको होता है। जो हो नहीं कर रहा है उसको भी नहीं, मुझे भी हुआ था। ये बायोलॉजी का प्रिंसिपल्स है, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। दीपक पांडे और उनकी टीम को बधाई देता हूँ बहुत बहुत, और उनके आगे के कारवां के लिए लिखा है कि चंडीगढ़ से हिंदुस्तान की यात्रा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके कैरियर में चार लगाने के लिए संस्था काम कर रही है। और देखिए, तैयारी हम सभी करते हैं, प्लान से भी करते हैं, परंतु वर्तमान जो समय की आवश्यकताओं को देखते हुए जो तैयारी में जो आपको दिन प्रतिदिन बढ़ हो रही है, इसके लिए सभी को बधाई के पात्र हैं। और अपने विश्वविद्यालय के छात्र भी इस नए प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और समय के हिसाब से तैयारी करेंगे, तो इसके लिए जो है सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, हम लोग कैरियर को थोड़ा संयोजित करने के लिए आवश्यक ये है कि 1, 2 या 3 टारगेट को लेकर चलें, और या तो हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे या फिर BSc UG लेवल पर ही हम जो है कॉम्पिटिशन देने के लिए तत्पर होंगे। तो हम एक जैसी तैयारी वाले 3-4 जो एग्ज़ाम हैं उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और आज कानपुर में भी आगमन हुआ आपका, और आगे बच्चे जुड़ेंगे, इसी अपेक्षा से धन्यवाद। सबसे पहले CSL विश्वविद्यालय की वेदीमान प्रतिष्ठा, उसमें समाहित आप सभी की निष्ठा को नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ इस पावन धरा को जिसने मुझे इस लायक बनाया, और नमन करते हुए नमन करता हूँ आप सभी को, जो जिन सभी में ईश्वर का अंश है और मुझ में भी है, जो श्रोता बन के बोल रहा है और आप में जो वक्ता बन के बोल रहा है, आप में श्रोता बन के सुना है। अब आप जो चाहते हो वो सुना देता हूँ, सुना दूँ? पहले जो कुछ कंट्रोवर्सी जो करते हैं उनके लिए सुना देता हूँ। तो माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। तलबदार का मतलब होता है जिनको जरूरत हो, मतलब कश्ती मतलब नाव, तो माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। इस पार कुछ कम मगर इस पार बहुत है, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार होते हैं। ठीक है, अगर तू मिली ना होती जिंदगी कितनी हसीन होती, अगर तू मिली ना होती जिंदगी कितनी हसीन होती। ये रोज रोज खुद से सवाल ना होते, ये रोज रोज खुद से सवाल ना होते, यूं हरी भरी जिंदगी में किसी की कमी खली ना होती। अगर तू मिली ना होती, वही आवारा मन चले लड़के होते। अब मुझे 2 शब्द बुलाने के लिए बोला गया, मेरे पास शब्द तो काफी सारे हैं, बट शब्दों को चूज करना थोड़ा मुश्किल है कि किस तरह की बातें आपके साथ करी जाएं। शुरू करने से पहले सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, एंड धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पुलिस प्रशासन का, जो लोग इवेंट हमारा है और हमें ही सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं इनका एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज जिंदगी के अंदर डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी भी किसी काम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपका तो मकसद है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, पर आप किसी भी प्रोफेशन को देखिए, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डॉक्टर्स है, हमेशा रेडी रहते हैं 24/7। कुछ भी इमरजेंसी आएगी तो इन लोगों को वहां पहुंचना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे सामने बैठे हैं, तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए कैसे तैयार रहा जा सकता है। तो सबसे पहले इन लोगों की जोरदार तालियां हो। थैंक यू सो मच। इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो हमारा इवेंट हो या सड़कों के ऊपर मैनेजमेंट हो या पूरे देश को चलाना हो। अब आपकी बात करता हूं, लाइफ में आप लोग जिस स्टेज पे है ना, ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैक्सिमम लोग होंगे 21 से 25 साल की एज के बीच में। ये वो एज है जहां पे आप खुद को संवार सकते हैं या खुद को बिगाड़ सकते हैं। बिगड़ने की उम्र भी यही होती है और संवरने की उम्र भी यही होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास बोलने को बहुत सारे शब्द हैं, पर अभी वो वीडियो देख के ना मुझे कुछ बातें याद आ गई, तो मुझे लगा पहले आपके साथ वही शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप में से जितने भी लोग जिस भी गोल के पीछे लगे हुए हैं, मतलब आपका लक्ष्य जो भी है, एक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्वालिफाई करना, MS एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, या फिर आप BSc कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अच्छे मार्क्स लेके उस BSc को क्वालिफाई करना। हर किसी के पास कोई ना कोई लक्ष्य है। इनफैक्ट अगर आज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी वजह के नहीं खड़े हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आप जब लाइफ में शुरू करते हैं ना कुछ भी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल की वैल्यू को समझें। क्या आपको मेरी भाषा समझ आ रही है? बहुत ज्यादा हिंदी बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। गोल, वैल्यू, ऐसे शब्द समझ रहे हो सारे लोग? तो एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। एक रिसर्चर है, रिसर्चर का नाम है फिलिपा फूट। फिलिपा फूट ने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी को कहा जाता है ट्रॉली डायलेमा। ये थ्योरी क्या होती है? उन्होंने बताया कि मान लो आप एक लोको पायलट हो, लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं। अगर आप लोको पायलट हो और आपकी ट्रेन जो ट्रैक पे चल रही है, सामने आपने देखा कि 10 लोग बैठे हुए हैं। अब 10 लोग जो बैठे हुए हैं, आप ट्रेन को रोक तो नहीं सकते, बिकॉज ट्रेन तो फास्ट स्पीड से चलती है, रुकेगी नहीं। तो उन 10 लोगों का मरना निश्चित है। पर आपने सडनली देखा कि ट्रेन को रोका तो नहीं जा सकता, बट ट्रैक को चेंज किया जा सकता है। आप लोग क्या करेंगे? क्या 10 लोगों को मार देंगे या ट्रैक को चेंज करेंगे? ऑफ कोर्स ट्रैक को चेंज करेंगे। पर बस 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 इतना ही, सच में नहीं करना ट्रैक चेंज। सुनिए, फिलिपा फूट की थ्योरी का एग्जांपल दे रहा हूं। सो ट्रैक जब चेंज करेंगे तो सामने 2 लोग बैठे हुए हैं। आपको पता चला यहाँ पे 10 लोग हैं और वहां पे 2 लोग हैं। आप बताइए 10 को मारोगे या 2 को मारोगे? मरना निश्चित है किसी का, 2 को मारेंगे। लेकिन फिर पता चला कि वो जो 2 बैठे हुए हैं वो तुम्हारे परिवार में से 2 लोग हैं। बताओ 10 को मारोगे या 2 को मारोगे? ये होता है लाइफ में गोल की वैल्यू को पहचान लेना। आपको पता चला कि किसकी वैल्यू में, ये नहीं कहता 10 को मारिए या 2 को, क्योंकि ये इसका कोई आंसर नहीं है। ये फिलिपा फूट के द्वारा दी गई थ्योरी है, बट थ्योरी ये सिखाती है कि जब हमें लाइफ में अपने गोल की वैल्यू पता चल जाती है ना, हम किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 2 को मारने वाले थे, बट वो 2 हमारे परिवार के हैं, तो हमने फिर डिसाइड किया कि 10 को मारेंगे। बस यही आप लोगों के साथ है। जिस दिन आप लोगों ने अपनी गोल की वैल्यू को समझ लिया, उस दिन आप सारे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वरदराज का। अगर कुछ लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो आप लोगों ने वरदराज का नाम सुना होगा। संस्कृत के अंदर बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर हुए वरदराज। वो बहुत सफल व्यक्ति थे। एक दिन किसी ने आके उनसे पूछा कि गुरुजी, सफलता कैसे मिलती है? उन्होंने कहा आंसर तो मैं दूंगा, पर तुम ना कल आना। बोला ठीक है जी। अगले दिन पहुंचा वहां पे, वरदराज ने कहा कि चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे चल दिया, बिकॉज क्वेश्चन पूछा था, आंसर जानना है। नदी किनारे जाके वरदराज ने उस व्यक्ति को कहा कि नदी के अंदर जाके बताओ नदी की गहराई कितनी है। थोड़ा अजीब तो लगा उस बंदे को, लेकिन उसने ना नहीं कही, नदी के अंदर चला गया। आगे जाते जाते जब पानी यहां तक आ गया, बोला गुरुजी इसके बाद तो मैं डूब जाऊंगा, इतनी गहराई तो है, अब बाहर आ जाओ। वरदराज बोले नहीं नहीं, वहीं पे रुको। वो खुद नदी के अंदर गए, उसका सर पकड़ा, उसे पानी के अंदर डुबो दिया। अब पानी में डुबोगे तो व्यक्ति बाहर आना चाहेगा। वो जैसे फड़फड़ाया, बाहर आने की कोशिश करी, वरदराज ने जोर से उसे डुबो के रखा पानी के अंदर।
वो मरने ही वाला था कि उसको छोड़ दिया और बाहर आके जब सांस लेने लगा तो वरदराज ने उससे पूछा, क्या पूछा कि जब तू मरने वाला था बता जिंदगी में क्या चाहता था? बोला गुरुजी कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ सांस लेना चाहता था। बोला जैसे तेरे अंदर सांस लेने की बहुत तेजी से इच्छा हो रही थी ना, जिस दिन सफलता पाने की इतनी तेजी से इच्छा हो जाएगी तो उस दिन सफल हो जाएगा। मैं राजस्थान के गांव से आता हूँ। मेरे पिताजी के पास 3 एकड़ जमीन थी। उन्होंने उस जमीन को बेच दिया था जब मेरा एडमिशन 6th क्लास में हुआ था। जब एडमिशन 6th क्लास में हुआ 3 एकड़ जमीन को बेच दिया गया। मैं उस टाइम बच्चा था, मुझे नहीं पता जमीन क्यों बेची, कितना दर्द हुआ कितना नहीं हुआ। पर उस दिन जब रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री आप लोग जानते हैं जब जमीन ट्रांसफर होगी, तो पापा जब कचहरी से निकले ना, उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे तब भी नहीं पता था वो आंसू क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मैं तो बच्चा हूं ना 6th क्लास का। बट एक टाइम के बाद मुझे समझ आया कि मुझे पढ़ाने के लिए जिस जमीन को बेच दिया गया वो इसलिए बेचा गया बिकॉज पैसे नहीं थे तो पढ़ाना तो पड़ेगा। आपको ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं जहां से आया मैंने ये चीज देखी कि जिंदगी में 2 चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत है। फर्स्ट इज नॉलेज, सेकेंड इज मनी। इन दोनों के बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अज्ञानी व्यक्ति कभी आगे नहीं जा पाएगा। एंड हाँ, अगर गरीब है तो आगे जा सकते हैं, बट होता है ना, वो कहते हैं ना कि पानी में डूबने से व्यक्ति मर जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। पानी में डूबने से व्यक्ति नहीं मरता, व्यक्ति मरता है जब उसे पानी में तैरना नहीं आता। इसीलिए जो विपरीत परिस्थितियों होती है ना, वो इंसान को कभी नहीं हराती। हारता वो है जिसे विपरीत परिस्थितियों के अंदर खुद को संभालना नहीं आता। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर हैं, पर ये मानिए कि आप अगर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां आपको लगता है कि आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जिम्मा लीजिए और अपने परिवार के वो मेंबर बनिए जो बरसों से चली आ रही उस गरीबी को खत्म करेगा। मैंने 2016 के अंदर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ को स्टार्ट किया था। तब मेरे पास एक जॉब भी थी। मैं वो जॉब नहीं छोड़ सकता था बिकॉज मुझे नहीं पता था ये वाला काम मेरा चल पाएगा कि नहीं चलेगा। 7 बच्चों के बैच से शुरू किया था। जिंदगी ने पहले दिन से धोखा देना शुरू कर दिया। क्यों किया? राजस्थान के गांव से हूँ जहाँ हिंदी ही बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं होता। पहली बार जब मैंने मेरे गांव के अंदर, आप हंसेंगे मेरी बात पे, पहली बार जब मैंने 8th क्लास के अंदर, ज्यादा इंग्लिश तो बोलते नहीं है ना, पहली बार जब मैंने 8th क्लास के अंदर गांव के फ्रेंड्स में खड़े होकर एक बार बच्चों को ऐसे मतलब बात कर रहे थे ना, मैंने थैंक यू बोल दिया। आपको पता मुझे रिप्लाई क्या मिला? थैंक यू। चिढ़ाने लगे मुझे एक इंग्लिश वर्ड पर, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट है। जब मैंने 2016 में स्टार्ट किया, मैंने एडवर्टीजमेंट डाला। मुझे लगा था राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से कुछ लोग आ जाएंगे, बट कोई भी नहीं आया। 7 लोग आए, सातों के सातों दक्षिण भारत से। मतलब वो क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। अब मैं हूँ जो हिंदी भाषी है, तो वहां पे एक बार तो लगा कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट शुरू किया। लेकिन एक दिन था जिसने पिछली सारी लाइफ और अगली सारी लाइफ बदल दी। उसके बाद मैं कभी नहीं मुड़ा। इससे पहले मैं भी नेगेटिव होता था, आपकी तरह अपसेट हो जाता था। कभी कभी दिमाग में कुछ और चलता रहता था, तो नहीं करेंगे यार, छोड़ देंगे। एक रात को क्या हुआ, मेरा शेड्यूल क्या था, मैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कॉलेज के अंदर जॉब करता था। 7 बजे से लेके 8:45 तक मैं बैच लेता था, और शाम को 5:15 से 7:15 तक फिर से बैच लेता था। और 8 बजे से लेके 11, 12, 1 बजे तक अपने उस कोचिंग के अंदर बैठ के काम किया करता था। तो 12 बजे घर में जाओ, घर में मतलब पीजी में, 4:30, 5 बजे उठ जाओ, अगले दिन के काम करना शुरू करो। तो जिंदगी ने ना कुछ ऐसे चैलेंज करना शुरू कर दिया कि पिछले 2 महीनों से मैं 4 घंटे सो रहा हूँ या 5 घंटे सो रहा हूँ। आंखें हमेशा लाल रहती थी कि जैसे इस इंसान ने नशा कर रखा है। तो हुआ क्या, उन दिनों एक मेरा अपना फोन था, एक मैंने कोचिंग का फोन रखा हुआ था, और मेरे पास 2 फोन हुआ करते थे, और एक मेरे पास लैपटॉप बैग होता था। मैं रात को जा रहा था, समय था कुछ 1:30 से 2 बजे के बीच का। पुलिस वाले रात को अपनी ड्यूटी पे थे, वो तो अपना काम कर रहे थे। अब जो मेरी हालात थी ना, मैं चल नहीं पा रहा था, आंखें मेरी लाल थी, बैग लटक रहा था, और 2 फोन मेरे पास है। शायद ऐसे ही होते हैं वो लोग जो सट्टा लगाते रहते हैं, है ना, उनके पास भी काफी सारे फोन होते हैं, हिसाब किताब के लैपटॉप होता है, तो उनका मेरे पर डाउट करना जायज है। मुझे रोका गया, मेरी चेकिंग करना शुरू किया। मेरे पास कार्ड था, मेरा आईडी कार्ड मैंने दिखाया कि सर देखो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। नहीं मानी मेरी बात हो, मेरा लैपटॉप खोला गया, मैंने कुछ मेरी फाइल दिखाई, पीपीटी दिखाई। अब वो लोग कैसे माने, उनका डाउट भी जायज था। मुझे लगभग उन्होंने 22 से 25 मिनट तक चेकिंग करते रहे। अब मैं वो बंदा हूँ जो 4-5 घंटे सो रहा है, बुरे हाल थे मेरे, 2 बजने वाले थे।
अब जब उन्होंने 22-25 मिनट की चेकिंग करी, वो तो अपना ही काम कर रहे हैं, मुझे छोड़ दिया। मैं जा रहा था अपनी कॉलोनी के गेट से कुछ 200 मीटर आगे, मुझे मेरे पीछे में जाना था। रास्ते में सड़क टूटी हुई थी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, आंखें मेरी लाल है, मेरा खड्डे के अंदर पैर लगा, मैं गिर गया। गिरा कुछ ऐसे कि वो जो सड़क पे कंक्रीट होती है छोटी मोटी, वो मेरे यहाँ पे लग गई, वो जोर से लग गई। मैं वहां बैठ के 2 मिनट तक रोया पहले, फिर सोचा मम्मी को फोन कर लेता हूँ, पर मम्मी तो गांव में रहती है ना, उसी रात को 3 बजे क्यों परेशान करूंगा। मैं गया, सो गया और ये बोल के सोया खुद को कि मैं ये सब नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हैंडल ही नहीं हो रहा यार, पढ़ा भी रहा हूँ, फिर कोचिंग भी चला रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं रात को सो गया, सुबह जब उठा तो मैं इस दिमाग से उठा हूं कि जो भी फीस ली थी बच्चों को वापस कर दूंगा, मुझे कोचिंग नहीं चलानी। इनफैक्ट मैं बता दूं, मैं 2016 के अंदर, मेरी कहानी को जो बताया गया, मैंने शुरुआत तो 8,000 से की थी 2013 के अंदर, पर मैं 2016 के अंदर 45,000 कमा रहा था। आज अगर उसी पे रहता तो आराम से मेरी सैलरी 80-90,000 1 लाख तक पहुंच जाती। तो मुझे लगा यार अच्छी खासी जॉब है, मुझे क्यों टेंशन नहीं है, छोड़ देंगे। अगले दिन उठाऊं, 7 बजे मेरा बैच था, मैं उठाऊं 7:30 बजे, बिना नहाए रेडी हुए अपने उसी पजामे के अंदर चल दिया कोचिंग की तरफ, ये कहने के लिए कि मैं आपसे नहीं पढ़ाऊंगा, अपनी फीस वापस ले जाओ। मेरी कोचिंग से जो मेरा पीजी था, डिस्टेंस था कुछ आधा किलोमीटर का। अब ये वो टाइम है जब मैं खुद से बातें कर रहा था, आधा किलोमीटर, कि दीपक शुरू किया था तो फिर बंद क्यों करना, और बंद ही करना था तो शुरू क्यों किया था। बस ये 500 मीटर की जो मेरी खुद से कॉन्वर्सेशन थी ना, उसने मेरी जिंदगी को बदला। मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैं जब गया वहां पे कोचिंग के अंदर, बोलने के लिए जा रहा था कि फीस रिफंड कर दूंगा, ले जाओ, पर मैंने जाके बोला कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, आज की छुट्टी, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वो दिन था 2016 का, और आज का दिन है, मुझे कहा गया ना 18 घंटे। आप मुझे बोलिए कि लगातार 12 घंटे पढ़ाते, मुझे पता ही नहीं चलता मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं चलता? बिकॉज मुझे दिखता है कि मेरा गोल सिर्फ पढ़ाना या पैसा कमाना नहीं है, मेरा गोल है वो जो मुझे नहीं मिला वो इन सब लोगों को मिलना चाहिए। मुझे क्या नहीं मिला था? मैंने 2013 में कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, बिकॉज मुझे कोई बताने वाला नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। पहली बार जब थैंक यू बोला तो लोग चिढ़ाने लगे करके, तो देन आई रियलाइज कि एग्रीकल्चर में बहुत जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने यहाँ आने से पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। सीएससी अपने आप में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर, बट सब तो सीएससी से नहीं है। तो जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता, मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि इन सब लोगों को गाइडेंस मिलना चाहिए। एंड वो दिन था और आज का दिन है, और आज भी यहाँ पे इसीलिए हूँ। और मैंने बताया मैं जो करने वाला हूँ, जो आगे इस इवेंट में आने वाला है, वो आपको आपके गोल्स के और पास लेके जाएगा। तो ओवर करता हूँ मेरे इन 2 शब्दों को, बट लास्ट के छोटे से एग्जाम्पल के साथ ओवर करूंगा। एग्जाम्पल बस आपके लिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग बहुत सारे प्रयास लगाते हैं और फेल हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं थॉमस एडिसन का। क्या आप लोगों ने नाम सुना हुआ है? थॉमस एडिसन, जिसने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का। उसका असिस्टेंट उसे पागल बोल के छोड़ के चला गया था कि इस बूढ़े का दिमाग सटक गया है, ये तो हर दिन कभी ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि फिलामेंट से टेस्टिंग करनी थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब को जलाने से पहले 2000, हम 2 प्रयास भी नहीं कर सकते हैं, उस बंदे ने 2000 अलग अलग फिलामेंट को ट्राई किया, और वो बंदा कहता ही नहीं कि मैं फेल हुआ। उसने कहा कि मैं 2000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 2000 बार जाना कि सफल ना होने के कारण क्या थे, और उन कारणों को जाना तो सफल होने के चांसेस बढ़ गए। एंड थॉमस एल्वा एडिसन ने 1009 बार एफर्ट्स लगाने के बाद, 1009 बार, हम 2 बार भी लगाते हैं ना तो हार जाते हैं, 1009 बार एफर्ट्स लगाए और फाइनली उस बल्ब का आविष्कार किया। और आज लोग उस बंदे को जीनियस के नाम से जानते हैं, जिस बंदे को उसका असिस्टेंट पागल बोल के छोड़ के गया था। आपका भी सेम कहानी है। आज में भी आपको लोग बोलते होंगे, लेकिन दिन हर इंसान का आता है। याद रखिएगा, किस्मत बदले ना बदले, पर इंसान का वक्त जरूर बदलता है, और वक्त बदलता है। वो टी शर्ट आती है, उस टी शर्ट पे लिखा होता है अपना टाइम आएगा। देखिए आप लोगों ने, तो अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम, यस, अपना टाइम लाना पड़ता है। तो हो जाइए शुरू, अपना टाइम लाने के लिए करिए वो सब काम जो जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। नाच के दिखाओ, ठुमका लगाओ, हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ।
संग तुझे भी नचाओ के रोज से नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली। होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली, होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली। एमपी वाला, अरे एमपी वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। एमपी वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ